हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है, कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं को मिलेगा उनका खोया हुआ सम्मान। और ये स्टेटमेंट दिया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। देखिए, आपको पता होगा कि 3 दशक पहले, लगभग 3 दशक पहले जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे उनको जबरन वहाँ से भगा दिया गया, या तो मार दिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। यानी कि ये शर्त रखी गई, अगर आपको कश्मीर में रहना है तो या तो आपको इस्लाम कबूलना होगा या फिर आपको यहाँ से जाना होगा। जो नहीं गए उन्हें मार दिया गया या फिर उन्होंने इस्लाम कबूल लिया। और मतलब जिन्होंने वहाँ से जानने से इनकार कर दिया और इस्लाम कबूलने से भी इनकार कर दिया, उनको मार दिया गया। और जो वहाँ से जाना चाहते थे यानी कि वहाँ से हट गए। तो उसमें हुआ क्या कि वो जो कश्मीरी पंडित वहाँ से हटे, उन्होंने अपनी संपत्ति भी वहीं छोड़कर हट गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब जो ऐसे कश्मीरी पंडित जो सब कुछ अपना छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए थे, विस्थापित हो गए थे, किसी दूसरे राज्य में चले गए थे, अब सरकार उन्हें पुनः वहाँ पर स्थापित होने का मौका दे रही है। जो उनकी संपत्ति थी उसे फिर से उन्हें वापस करना चाहती है। 3 दशक पहले धर्मांध आतंकियों के कारण अपने घर छोड़कर गए कश्मीरी हिंदुओं में पहली बार न्याय की आस जगी है। कश्मीर में जबरन कब्जाई गई उनकी पुश्तैनी संपत्तियां वापस पाना अब उनके लिए आसान हो गया है। उन्हें अपने हक के लिए यहाँ वहाँ ठोकरें खानी नहीं होंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को विस्थापितों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया है। इन शिकायतों का लोक सेवा अधिकार कानून के तहत तय समय में निवारण होगा। गौरतलब है कि 1989 यानी 1989 से 90 में जम्मू कश्मीर के पाक प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत के साथ ही घाटी में बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उस हालात में कई लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया और फिर मजबूरी में उन्हें औने पौने दाम पर अपनी संपत्ति को बेचना पड़ा था। काबुल में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने और जो ये पंजशीर प्रांत है में हवाई हमले करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को काबुल समेत कई प्रांतों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद आतंकी और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। तालिबान ने लोगों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारियों को देश छोड़कर जाने को कहा। ज्ञात हो कि तालिबान ने सोमवार को दावा किया था कि उसने पंजशीर प्रांत पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे मुल्ला हसन अंखुद। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेहद करीबी रहे मुल्ला हसन अंखुद अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई है। हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के पुत्र सिराजुद्दीन हक्कानी को देश के गृह मंत्री, तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के पुत्र मुल्ला मोहम्मद याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। अमीर खान मुताकी विदेश मंत्री होंगे, जबकि अब्बास स्टेनजई उप विदेश मंत्री होंगे। हालांकि यह साफ नहीं है कि सरकार में तालिबान के मुखिया मुल्ला हिबातुल्लाह अंखुदजदा की भूमिका क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज है, डाकघर से भी मिलेगा होम लोन। अब जो ग्राहक हैं वो डाकघर से होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है। इस करार से IPPB ने 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा।
IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की देश भर में 650 शाखाएं हैं और 1,36,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट है जहां से ग्राहक होम लोन ले सकेंगे। वेतनभोगियों को LIC हाउसिंग फाइनेंस वर्तमान में सिर्फ 6.6% ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। इस करार का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण इलाके के ग्राहक भी अब हर शहर में मकान खरीदने के लिए होम लोन ले सकेंगे। IPPB के पास 2 लाख से अधिक डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक हैं जो माइक्रो ATM और बायोमेट्रिक डिवाइस से घर घर तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। भारत ने लगाई कोरोना वैक्सीन की 70 करोड़ से ज़्यादा डोज। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अब तक वैक्सीन की 70 करोड़ से ज़्यादा डोज लगा चुकी है। आखिरी में 10 करोड़ डोज तो महज 13 दिन में ही लगाई गई है। इस दौरान 3 बार ऐसा मौका आया जब एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि टीकाकरण से ही कोरोना महामारी पर जीत मिलेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना टीकाकरण उच्च स्तर पर अब तक 70 करोड़ डोज लगाई गई है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। भारत को पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ती गई। 10 से 20 करोड़ टीके लगाने में महज 45 दिन लगे और उसके बाद 30 करोड़ टीके के स्तर तक पहुंचने में मात्र 29 दिन लगे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेनाओं के उप प्रमुख कर सकेंगे 500 करोड़ तक की खरीदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी ताकि परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए खरीदारी करने में विलंब न हो और आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा सेवाओं के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को 500 करोड़ रुपए की कुल सीमा के अधीन 10% तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने और प्राथमिक उद्देश्य फील्ड कमांडरों और अन्य अधिकारियों को तत्काल परिचालन आवश्यकताओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से उपकरण और युद्ध जैसे जरूरी भंडार की खरीद के लिए सशक्त बनाना है। भारतीय वायुसेना के लिए विमान और संबंधित उपकरणों को किराए पर लेने के लिए एक नया कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि देश में पिछले 7 सालों में हर हफ्ते औसतन एक विश्वविद्यालय खुला है। शिक्षा में सुधार को लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भले ही वर्ष 2020 में आ गई हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की यह मुहिम मोदी सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। यही वजह है कि विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज व स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में काफ़ी काम हुआ है और जो 7 साल में देश में लगभग हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खुला है। 2013-14 में देश भर में जहां कुल 723 विश्वविद्यालय थे, वहीं 2019-20 में इनकी संख्या 1043 हो गई है। इस दौरान देश भर में 320 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। छात्रों तथा उच्च शिक्षा की पहुंच को बेहतर और आसान बनाने के लिए कॉलेजों के खोलने की रफ्तार भी इस दौरान तेज रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस 7 साल में देश में हर दिन 2 कॉलेज भी खोले गए हैं। वर्ष 2013-14 में देश में कॉलेजों की कुल संख्या 36,634 थी, जबकि वर्ष 2019-20 में यह संख्या 42,343 हो गई है। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा परियोजना, वन तुल्य भूमि के इस्तेमाल को हरी झंडी। पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत वन जैसी भूमि के इस्तेमाल के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जहां फिलहाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है,
उस जगह पर 3 कार्यालय भवनों का निर्माण होना है। वन भूमि उपयोग के संबंध में अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार देगी। दिल्ली सरकार ने अगस्त में वन विभाग की शर्तों के अनुरूप व्यापक जनहित में REC के अनुमोदन के प्रस्ताव की सिफारिश की थी। REC मतलब क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति। दिल्ली वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि प्रति हेक्टेयर 250 से अधिक पेड़ हैं, इसलिए इसे वन क्षेत्र के रूप में माना जाता है। वन संरक्षण कानून 1980 के तहत गैर वन गतिविधियों के संबंध में मंजूरी की जरूरत पड़ी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यहाँ मौजूद 2219 पेड़ों में से 1734 को दूसरी जगह लगाना चाहता है, बाकी 485 पेड़ों को वहीं कायम रखना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज है, ब्लिंकन बोले फंसे अमेरिकियों की निकासी नहीं रोक रहा तालिबान। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर का खंडन किया है। हाल ही में ये जानकारी आई थी कि दर्जनों अमेरिकी नागरिकों सहित करीबी 1000 लोग मजार शरीफ में फंसे हुए हैं। इनको लेकर जाने वाले विमान तालिबान की इजाज़त न मिलने के कारण रुके हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि यह खबर गलत है, तालिबान ने किसी को रोका नहीं है। उन्होंने बताया कि यह जरूर है कि दस्तावेज में कमियां होने के कारण अभी चार्टर्ड फ्लाइट को इजाज़त नहीं दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन की CPEC परियोजना में शामिल हो सकता है तालिबान। तालिबान सरकार बनने से पहले ही चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा है। तालिबान ने अब संकेत दिया है कि उसकी सरकार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC परियोजना में शामिल हो सकता है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वे सरकार बनाने के बाद CPEC परियोजना में शामिल होना चाहेंगे। तालिबान प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वे पाकिस्तान स्थित तहरीक-ए-तालिबान को लेकर इस्लामाबाद की चिंताओं को दूर करेंगे। CPEC चीन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है। इस योजना के तहत पाक स्थित ग्वादर बंदरगाह से चीन के पश्चिमी भाग सिनजियांग को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस परियोजना में रेल, सड़क और तेल पाइपलाइनों के जरिए चीन से पश्चिमी एशियाई देशों तक को जोड़ने की योजना है। और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की अहम भूमिका रही है। अफगानिस्तान में भी मूलभूत सेवाएं भी ध्वस्त हो गई हैं, ये स्टेटमेंट दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के संयोजक कार्यालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में मूलभूत सेवाएं, खाद्य और अन्य सहायता कार्य ठप पड़ते जा रहे हैं। OCHA के प्रवक्ता जेन्स लॉर्क ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संबोधन के दौरान बताया कि लाखों अफगानों को खाद्य और स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है। आगामी 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहायता सम्मेलन में अफगानिस्तान के लिए और दानकर्ताओं के इस दिशा में मदद मांगी जाएगी। करीब 1.1 करोड़ लोगों के लिए $60 करोड़ की सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है, तालिबान सरकार के शीर्ष मंत्री UN की आतंकी सूची में। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जिन देशों ने आतंकवाद फैलाने के जुर्म में तालिबान के सदस्यों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगवाया, उन्हीं देशों के प्रतिनिधि अब उन आतंकियों के साथ समकक्ष के तौर पर बात करेंगे। तालिबान की तरफ से मंगलवार को जिस अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया गया, उसमें PM अंखुद, दोनों डिप्टी PM मुल्ला बरादर व अब्दुल सलाम हनीफ, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित आतंकी हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में सूचना देने पर तो अमेरिकी सरकार की तरफ से इनाम घोषित है। इस पर अमेरिका ने $50 लाख करीब 35 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है। वह 2008 काबुल में एक होटल पर हुए हमले में वांछित है, जिसमें एक अमेरिकी समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। FBI की वेबसाइट के मुताबिक हक्कानी के खिलाफ 2008 में अफगानिस्तान के
तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि मेथनॉल को वैकल्पिक ईंधन बनाने की तैयारी, एथनॉल से होगा सस्ता। कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयास के तहत अब नए ईंधन के रूप में मेथनॉल को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मेथनॉल का उत्पादन प्राकृतिक गैस, कोयला व बायोमास जैसे संसाधनों से किया जा सकता है, लेकिन भारत में कोयले से इसके उत्पादन की योजना बनाई जा रही है। कोयले से उत्पादित मेथनॉल गन्ने व अन्य अनाज से उत्पादित एथेनॉल से भी सस्ता होगा। घरेलू स्तर पर खपत होने वाले मेथनॉल का 90% आयात किया जाता है। वर्ष 2018-19 में घरेलू स्तर पर $70 करोड़ मूल्य के मेथनॉल का आयात किया गया और हर वर्ष 7% की दर से घरेलू खपत बढ़ती रही है। फिलहाल विभिन्न प्रकार के केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है ई कॉमर्स नियमों पर मिले व्यापक सुझाव, संतुलित रुख रखेगी सरकार। सरकार उपभोक्ता संरक्षण यानी ई कॉमर्स नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगी, क्योंकि इस संबंध में उसे व्यापक और विविध परामर्श मिले हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि हमें बहुत सारे सुझाव मिले हैं। अब हमें उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर ऐसा कानून बनाना होगा जो सभी के हित में हो। हालांकि इस संबंध में समय सीमा बताना मुश्किल है, क्योंकि प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श और गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। अब तक ई कॉमर्स नियमों के क्रियान्वयन के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने कहा कि पिछले वर्ष भी इस पर काम हो रहा था। यह काम लगातार जारी है। यही वजह है कि सभी ई कॉमर्स संस्थानों द्वारा ठोस उपाय किए जा रहे हैं। इसी साल जून में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने स्पष्ट किया था कि मंत्रालय के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापक को रेगुलेट नहीं करेगा और ऑनलाइन कंपनियों को प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि क्रिप्टो को मुद्रा नहीं, संपत्ति वर्ग के रूप में नियमन की जरूरत। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा है कि क्रिप्टो को मुद्रा नहीं, एक अलग संपत्ति वर्ग माना जाना चाहिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक आप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी होती है, जिसमें जैसे आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ऑनलाइन हो गया, उसी तरीके से ये करेंसी होगी जो भौतिक रूप में यानी फिजिकल तौर पर नहीं होगी। आप इसका सिर्फ लेन देन डिजिटल तौर पर एक ऐप के तहत ही कर सकेंगे। यानी अगर आपको किसी को एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपये भेजने हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी के जो 500 रुपये होंगे वो सिर्फ आप उनके वॉलेट में, मोबाइल वॉलेट में भेज देंगे, जिसे वे वैध करेंसी मानेंगे। हालांकि अभी भारत ने इस करेंसी को वैधता नहीं दी है। दुनिया भर की सरकारों को आभासी मुद्राओं से जुड़ी अवैध गतिविधियों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो मुद्रा का मूल तत्व है कि यह कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं है। कोई भी किसी दूसरे को क्रिप्टो स्वीकार करने को बाध्य नहीं कर सकता है। नीति निर्माताओं में इसको लेकर आम सहमति है कि इसे एक संपत्ति के रूप में समझा जाना चाहिए, ना कि एक मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है अफगानिस्तान पर चलना होगा सही दांव, और ये लिखा है अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू ने। इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वहां पर राजदूत के तौर पर नियुक्त रह चुके हैं। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगान गणराज्य के विरुद्ध जंग जीत ली। पंजशीर में कड़ा प्रतिरोध झेलने के बाद भी अफगानिस्तान के करीब करीब सभी हिस्सों पर उसका कब्जा हो गया है। जब तक गैर पश्तून लोग विद्रोह नहीं करते थे, जब तक गैर पश्तून लोग विद्रोह नहीं करते, तब तक तालिबान के इस वर्चस्व को कोई चुनौती मिलने से रही। फिलहाल गैर पश्तूनों की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। वहीं तालिबान अब
स्थायित्व की तलाश में है। इसका पहला चरण तो ऐसे ही सरकार बनाना है जिसे अफगान जनता और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से स्वीकार्यता मिल जाए। तालिबान के बदले हुए रवैये की भी चर्चा हो रही है, जैसे कि उसने मौजूदा सत्र में सभी लड़कियों को पढ़ने की अनुमति दी है। पिछली सदी के अंतिम दशक के मुकाबले इस मोर्चे पर उसके सोच में परिवर्तन दिखता है। हालांकि वे लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल एवं कॉलेजों पर जोर दे रहे हैं। वैसे यह कोई नया चलन नहीं है, क्योंकि कई इस्लामिक देशों में यही व्यवस्था है। स्वाभाविक है कि किसी एक फैसले से उनके शासन को लेकर कोई पुख्ता धारणा नहीं बनाई जा सकती, परंतु उनमें कुछ लचीलापन जरूर दिखता है। यदि तालिबान ने ऐसा ही रुख दिखाना जारी रखा तो केवल चीन और रूस ही नहीं बल्कि और भी देश धीरे धीरे उनकी सरकार को मान्यता प्रदान करने लगेंगे। पिछले कई दशकों से पश्चिमी सीमा पर चीनी गतिविधियां भारत के लिए समस्या खड़ी करती आ रही हैं। अब तालिबान के उभार से इन समस्याओं में इजाफा हुआ है। चीन भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत के खिलाफ गठजोड़ बनाने में जुटा है। वह अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के जरिए इन देशों को जोड़ रहा है। वह इन देशों में रणनीतिक निवेश भी कर रहा है ताकि उनकी प्राकृतिक संपदा का दोहन कर सके। पाकिस्तान, ईरान से लेकर मध्य एशियाई देशों में चीन इसी रणनीति को विस्तार दे रहा है। उसने अफगानिस्तान को भी निशाना बनाया, लेकिन बीते 20 वर्षों में वहाँ की सरकार अपनी विकास गतिविधियों और खनिज संपदा के उत्खनन में भारत के सहयोग को वरीयता दे रहा है। अफगानिस्तान में सड़कें बनाने के साथ ही भारत ने वहां तक बेहतर पहुंच के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह भी विकसित किया। चूंकि भारत के यहाँ बड़े रणनीतिक हित दांव पर लगे हुए हैं, इसी कारण चीन और पाकिस्तान उसे इस क्षेत्र से बाहर करने पर तुले हैं। ऐसे में यह समय की मांग है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को समग्रता से समझा जाए। अफगानिस्तान में भारत के रणनीतिक हितों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह सजग हैं। इन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोहा में भारतीय राजदूत को तालिबान के प्रतिनिधि मोहम्मद अब्बास से मुलाकात के लिए कहा। इस बैठक ने भारत को अवसर दिया कि वह तालिबान को उसे आतंकी मर्यादा रेखा के बारे में बताए। तालिबान का दावा है कि वह अफगान पहले और उन्हें पाकिस्तानी पिट्ठू नहीं समझा जाना चाहिए। इस बयान को वास्तविकता के धरातल पर परखना होगा। मोदी सरकार को तालिबान के साथ तत्परता से आगे बढ़ना चाहिए। भारत के इस मुद्दे का रणनीतिकरण भी नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है बेबस आम आदमी की अनदेखी। यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एडिटर राजीव सचान ने। इस आर्टिकल में कृषि आंदोलन से जो आम आदमी को दिक्कत हो रही है, किस तरीके से उन्हें दिल्ली में परेशानी हो रही है, उस पर भी फोकस करने को बोला गया है। हालांकि इस आर्टिकल में कोई डेटा वगैरह नहीं दिया गया है जिसे हम डिस्कस करें। और जो नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल है समस्या बढ़ाने वाला रवैया, कृषि कानून से ये कि जो कृषि कानून के का विरोध करते हुए नेता हैं वो अब किसी न तरीके से एक कह सकते हैं कि अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से इस कानून को कैंसिल करवाना है। नेक्स्ट पेज है पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स पेज से, जिसमें 21वें ग्रैंड स्लैम से 3 कदम दूर नोवाक जोकोविच। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने 20 वर्षीय जेसन वुक्सवी को 4 सेटों में 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मैराथन विजय अभियान जारी है। इस साल उन्होंने लगातार अपना 25वां ग्रैंड स्लैम मुकाबला जीता है। उन्होंने अमेरिका के जेसन ब्रुक्सवी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और वो अपने 21वें ग्रैंड स्लैम से सिर्फ 3 मैच दूर हैं। तो ये आज का 8 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।